नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पे दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की पूर्व नेता और प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर एफआईआर तो की ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जद में आ गए हैं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और यति नरसिंहानंद। कुल 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पत्रकार सबा नकवी भी शामिल हैं। देश में हो रहे प्रदर्शनों और विदेशों की प्रतिक्रियाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज की, जिन्हें वो सुरक्षा दे रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को अचानक हेट स्पीच से जुड़े न जाने कितने मामले एक साथ याद आ गए हैं। 2 एफआईआर दर्ज कर 32 लोगों को इनमें शामिल कर लिया गया है। इनमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी और पत्रकार सबा नकवी भी शामिल हैं। We have registered cases against Ms. Nupur, Mr. Naveen, Mr. Owaisi and हमने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा किया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। comments on social media and they are hurting the religious feeling of people in general, so action has been initiated. जिन पर पुलिस ने मुकदमा दायर किया है, जरा उनके बारे में जानते हैं। नूपुर शर्मा पूर्व बीजेपी प्रवक्ता, इन्होंने निजी न्यूज चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। नवीन जिंदल पूर्व बीजेपी प्रवक्ता, ट्विटर पर पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमएम प्रमुख और सांसद, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। यति नरसिंहानंद धर्मगुरु, मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। पूजा पांडे ये हिंदू महासभा से हैं और इन्होंने भी कई बार भड़काऊ भाषण दिए हैं, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की। मौलाना इलियास सरफुद्दीन कथित धर्मगुरु, टीवी चैनलों पर भड़काऊ बयान दिए। शादाब चौहान प्रवक्ता, पीस पार्टी, टीवी चैनलों पर भड़काऊ बयान दिए। सबा नकवी पत्रकार हैं, ट्वीट और बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। खुद पर हुई एफआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को ट्वीट कर कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी किस बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने एक कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेकर की है। आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर और जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस के एफआईआर ने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। कहीं ना कहीं कुछ संतुलन बिठाने की कोशिश की है। अगर नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होती है तो राइट विंग या एक तबका कहेगा कि भाई नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो तो ओवैसी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, उनका नाम भी एफआईआर में। ओवैसी पे होगी तो नूपुर शर्मा पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैलेंसिंग भी करने की कोशिश क्या की है दिल्ली पुलिस ने, सवाल उठेगा। क्योंकि पुलिस का काम होता है अपराध देख करके कार्रवाई करना, ना कि पॉलिटिकली बैलेंसिंग करना। तो इसमें काफ़ी दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्या करती है, किसको गिरफ्तार करती है, किसको नहीं करती है और कैसे इस पूरी एफआईआर को आगे लेके जाती है। दिल्ली में सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले, बल्कि एक दिन पहले ही औरंगाबाद में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले जो लोग हैं, उन्हें कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक तरह से उन्होंने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को चुनौती दी थी, क्योंकि उन्होंने ही हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री के घर के सामने बैठकर धरना दिया था और वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस पर कहा है कि भगवान का नाम लेना बीजेपी है तो बीजेपी ग्रेट है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मैं पीएम के साथ खड़ी हूं, खड़ी रहूंगी। अगर भगवान का नाम लेना बीजेपी कहलाता है तो मुझे लगता है बीजेपी ग्रेट है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के विचारधारा को जीवंत नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है हम हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और जिस हिंदुस्तान में मैं रह रही हूँ, अगर बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदू के विचारों के लिए काम करती है, हिंदुओं के लिए काम करती है, ये देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए काम करती है, तो हाँ, मैं उनके साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी रहूंगी। जहां मेरे मतदार, मेरे लोग, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदार, हमारे सभी लोग कहेंगे, उस राह पे मैं जरूर चलूंगी। पर आज मैंने उन्हें, प्राइम मिनिस्टर जी को और केंद्र सरकार को समर्थन किया है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ।
और राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में सुभाष चंद्र की एंट्री के बाद से लड़ाई और दिलचस्प हुई है। कल होने जा रही वोटिंग से पहले कांग्रेस अपने सभी विधायकों को उदयपुर के रिजॉर्ट से आज जयपुर लेकर आ गई। विधायकों को विशेष विमान से लाया गया। इस चुनावी रेस में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाणक्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए नंबर जुटाने में लगे हैं। गहलोत ने तीनों सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा है कि इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा टूटने जा रही है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। जी देखिए, अब उदयपुर से कांग्रेस के एमएलएज जो हैं वो लौट चुके हैं जयपुर और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट से उन्हें जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट में पहुँचाया गया है। तो यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के एमएलएज दोनों आज की रात रिजॉर्ट में ही बिताएंगे और कल सुबह 9 बजे यहाँ विधानसभा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर इनको आना पड़ेगा और वोटिंग रहेगी 9 से 4 बजे तक। अब जहाँ तक गणित का सवाल है, यहाँ तक कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास 126 एमएलएज का सपोर्ट है, यानी कि 12 इंडिपेंडेंट्स, वो 2 बीटीपी को भी अपनी गिनती में मान रहे हैं, 2 सीपीआईएम और 1 आरएलडी का तो है ही उनके साथ। तो 124 से 126 का फिगर कांग्रेस बता रही है। 41 वोट्स उनको चाहिए हर कैंडिडेट के लिए और इस हिसाब से उनके वोट सही बैठते दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में वोट है अपने कैंडिडेट घनश्याम तिवारी को जिताने के लिए, लेकिन सुभाष चंद्रा जिनकी एंट्री बीजेपी के कहने पे हुई है, सुभाष चंद्रा वोट जुटा पाएंगे या नहीं ये देखना आगे है। उनको 11 और अतिरिक्त वोटों की जरूरत थी, लेकिन वो उन्हें सिर्फ आरएलपी का ही खुला समर्थन मिला है, यानी 8 वोट अभी भी कम है। लेकिन सुभाष चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि क्रॉस वोटिंग होगी, इंडिपेंडेंट्स और अदर्स उनके संपर्क में हैं और ये भी कहा है कि 4 कांग्रेस के एमएलएज क्रॉस वोट करेंगे। तो काफ़ी बड़ा उन्होंने एक सनसनीखेज एक तरह से बात कही है उन्होंने। और दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों ने इलेक्शन कमीशन और यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन और एसीबी में कंप्लेंट तो दर्ज कराई ही है, लेकिन अब जो वोटिंग होगी वो कल यहाँ पर होगी और हर वोट बहुत ध्यान से डाला जाएगा। इसमें एमएलएज को ट्रेनिंग भी दी गई थी, प्रशिक्षण शिविर भी था, क्योंकि जो हर वोट है अगर उसमें हल्का भी स्याही गलत हो गई या कुछ स्मज या लाइन लकीर कुछ उसमें बिंदु आ गए जो नहीं आने चाहिए तो वो वोट खारिज हो सकता है और ये जो खारिज वोट होते हैं ये हार और जीत भी तय कर सकते हैं। तो कल बड़ा दिन है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। अशोक गहलोत की उनकी जो साख है एक तरह से दाव पर है और बीजेपी ने सुभाष चंद्रा की एंट्री करवाई है, तो उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनको वो जिताकर राज्यसभा में भेजेंगे। उधर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को एक झटका लगा जब मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल देशमुख को उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें कल राज्यसभा में मतदान करने की अनुमति उन्होंने मांगी थी। राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए खूब रसाकशी चल रही है। एनसीपी के विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक इस समय जेल में हैं। अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। महाराष्ट्र में कल राज्यसभा की 6 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी ने पहले ही शिवसेना के खिलाफ अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया था। कोर्ट के फैसले ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के विधायक भी रायपुर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। रायपुर से आज 3 चार्टर्ड प्लेन रवाना हुए। एक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए और दूसरे प्लेन से विधायक दिल्ली आए। तीसरे विमान में 6 लोग हैं और ये सब कल के चुनाव के लिए यहाँ पे जमा हो रहे हैं। हरियाणा के जितने भी विधायक हैं वो सब अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और देश के अगले राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होगा और 21 जुलाई को अगर नौबत आई तो वोटों की गिनती होगी।
आज चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक वोट डालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालते हैं। इस बार सांसद के मत का मूल्य 700 है, जबकि राज्य की आबादी के अनुपात में विधायक के मत का, यानी विधायक के जो वोट्स होते हैं उनका जो मूल्य होता है वो उस राज्य की आबादी के अनुपात में होता है। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का जो मूल्य है वो सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला ये राज्य है और ये 208 है, जबकि सिक्किम के विधायक के मत का मूल्य सबसे कम है 7। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता दिखाने का ये मौका है। किसी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन सकती है। As per Article 54 of the Constitution of India, again, last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. The date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. और किसान नेता राकेश टिकैत आज जेवर में आयोजित एक महापंचायत में पहुंचे। इसमें महापंचायत में पहुंचने से पहले महामाया फ्लाईओवर पर उन्होंने पत्रकारों से बात की और ये बताया कि इस महापंचायत में अब वो आगे क्या मुद्दे उठाने वाले हैं। जेवर में ये है कि वहाँ पे प्रोग्राम है और वहाँ का जेवर एयरपोर्ट का मामला है, कुछ यहाँ के जमीनों के मामले हैं। तो ये है कि अधिकारी आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं? एयरपोर्ट में भूमि अधिग्रहण के इशू हैं। बहुत लोग के जमीन ने ले ली, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। वहाँ के जिन गांव की जमीन ले रहे हैं तो वहाँ के रास्ते बंद कर दिए गए अभी। तो वो है कि रास्ते उनके खोले जाएं, जब तक रास्ते नहीं बनते तो वैकल्पिक रास्ते उनको दे दिए जाएंगे। पिछले 9 दिनों में मुंबई में कोविड के मामले काफ़ी तेज़ी से एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और रोज़ाना आने वाले मामले 138% बढ़ गए हैं। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज दुगने हुए हैं और एक्टिव कोविड मरीजों में 135% का इजाफा हुआ है। राज्य के 70% एक्टिव कोविड मामले मुंबई शहर से हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1702 नए कोरोना मामले सामने आए, उनमें एक की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना संक्रमण का दर बढ़कर 9.64% है। और झारखंड में एक इलाका है गुमला जिले के एक गांव में बीती रात एक अमानवीय घटना सामने आई है, जहां पर भीड़ ने 2 युवकों की पहले तो जमकर पिटाई की, उसके बाद बाइक के साथ दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए हैं। एक ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों ने इन पर एक नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगाया है। दूसरे युवक की हालत नाजुक है।